गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम एक नए टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय। देखिए, राष्ट्रीय आय का तात्पर्य सिंपली ये माना जाता है कि राष्ट्रीय आय समस्त देश की आय है। ऐसा इसका जो शब्द है उसके अर्थ उसके आधार पर हम शाब्दिक अर्थ इसका निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस लेक्चर में इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं उसकी स्टडी करेंगे। साथ ही इस लेक्चर सीरीज़ में जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम नेशनल इनकम से रिलेटेड जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है उनकी स्टडी भी करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन है उसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है मार्शल का दृष्टिकोण जिसे कि हम विस्तृत दृष्टिकोण कहते हैं। सेकंड है पीगू का दृष्टिकोण जिसे हम मौद्रिक दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट है फिशर का दृष्टिकोण जिसे हम उपभोग दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं मार्शल की परिभाषा या मार्शल का दृष्टिकोण जो कि विस्तृत दृष्टिकोण है। देखिए, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी देश की पूंजी एवं श्रम का उसके प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं तथा सभी प्रकार की सेवाओं की जो शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति होती है, इस संपूर्ण विशुद्ध उत्पत्ति को ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय या देश का आगम या राष्ट्रीय लाभांश कहा जाता है। देखिए, प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है उसके आधार पर अगर हम देखें कि इस परिभाषा में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है और राष्ट्रीय आय में देश की उत्पत्ति साधनों की शुद्ध भौतिक एवं अभौतिक जो सभी सेवाएं हैं उनकी शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति को सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही साथ शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति को ज्ञात करने के लिए हम कुल सामूहिक उत्पत्ति में से पूंजी की घिसावट तथा चल पूंजी के प्रतिस्थापन व्यय को घटा देते हैं, अर्थात जो कुल उत्पत्ति है उसमें से घिसावट व प्रतिस्थापन व्यय को घटा दिया जाता है। इसके अलावा इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है, अर्थात सिर्फ वस्तुओं के जो उत्पादन है उसे ही हम राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं करते। मार्शल के अकॉर्डिंग जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनके उत्पादन को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो विदेशों में निवेश से हमें आय प्राप्त होती है वो भी राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है। ये तो इस परिभाषा के आधार पर विशेषता है कि हम इस परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय में किन किन तथ्यों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो ये परिभाषा है वो पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से जब हम इस परिभाषा का एनालिसिस करते हैं तो ये परिभाषा उपयुक्त नहीं लगती और इसमें कुछ कमियाँ हमें नज़र आती है। ये कमियाँ क्या है? देखिए, जैसे फर्स्ट तो है कि देश में अनेक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, इसलिए उन सबकी सांख्यिकी गणना या माप करना बहुत कठिन है। और ये कठिनाई तो तब हमें और अधिक बड़ी प्रतीत होती है जब उत्पादन छोटे पैमाने पर हो या विकेंद्रित हो। दूसरा है कि इस परिभाषा के आधार पर यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना करें तो उस सिचुएशन में दोहरी गणना की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि यदि फॉर एग्जांपल हम कृषि उत्पादन में 2 टन गेहूं को सम्मिलित कर ले और आटा कंपनी के द्वारा वही गेहूं आटे में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो हम जो आटा है वो 2 टन आटे को भी अगर वापस राष्ट्रीय आय में शामिल करें तो यहाँ पर यह एक ही उत्पादन है, गेहूं ही आटे में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन वो गेहूं के रूप में और आटे के रूप में दोनों ही रूप में राष्ट्रीय आय में शामिल हो गया, अर्थात यहाँ दोहरी गणना के चांसेस बढ़ गए। नेक्स्ट है कि किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के केवल उस भाग का मूल्यांकन होता है जो बाजार में बिक्री के लिए आता है, अतः ऐसी वस्तुओं की मात्रा भी कम नहीं है जो स्वयं के उपभोग के लिए रख ली जाती है। अर्थात जो मार्शल की परिभाषा है उसमें हम केवल उस उत्पादन के उस भाग को ही शामिल करते हैं जो बाजार में आता है बिक्री के लिए, लेकिन जो बाजार में बिक्री के लिए ही नहीं आता वह उत्पादन का भाग राष्ट्रीय आय में शामिल होने से छूट जाता है। जैसे कि कृषक ने जो उत्पादन किया, सपोज कीजिए गेहूं का ही उत्पादन किया, तो उसने अपने उपभोग के लिए गेहूं की जो मात्रा अपने पास रख ली वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाती।
लास्ट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रीय आय है उसे वस्तु और सेवाओं के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। इससे राष्ट्रीय आय की जो व्यावहारिक उपयोगिता है वो कम हो जाती है। वस्तु और सेवाओं के रूप में हमें राष्ट्रीय आय को मापना ठीक नहीं लगता। इसके लिए कोई सामान्य मापदंड अर्थात कॉमन मेजर होना चाहिए जिसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय को मेजर कर सके। तो हालांकि ये आलोचनाएं ठीक है, लेकिन इन आलोचनाओं के पश्चात भी हम ये कह नहीं सकते कि मार्शल का जो उत्पादन दृष्टिकोण पर आधारित राष्ट्रीय आय की धारणा है वो निरर्थक है। ये धारणा सरल और स्पष्ट है, इसलिए इसकी अपनी उपयोगिता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीगू की परिभाषा जो कि मौद्रिक दृष्टिकोण पर आधारित है। देखिए पीगू ने मौद्रिक दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय किसी समुदाय या राष्ट्र की वास्तविक आय है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है, और ये सिर्फ वही भाग इसमें शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, और जो भाग मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते। उन वस्तुओं और सेवाओं को हम राष्ट्रीय आय के जो डेफिनेशन है उससे बाहर ही रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि हम नौकरानी की बात करें। ये एग्ज़ाम्पल स्वयं जो पीगू है, प्रोफेसर पीगू, उन्होंने ही दिया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है। वो बोलते हैं कि अगर हम वेतन पे किसी नौकरानी को रखते हैं तो उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में समावेशित किया जाएगा, किंतु यदि कोई व्यक्ति उस नौकरानी से शादी कर ले तो फिर उस सिचुएशन में उस जो महिला है उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब उसकी सेवाएं आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं होकर पारिवारिक प्रेम या स्नेह के कारण हो गई है। अर्थात इससे जो राष्ट्रीय आय है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से हम अन्य एग्जाम्पल भी इसके लिए दे सकते हैं, जैसे कि एक अध्यापक यदि स्वयं अपने बच्चों को ही पढ़ाता है तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि वो अपने मित्र को निःशुल्क सेवा दे तो उस सिचुएशन में भी उसकी सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। पीगू की जो परिभाषा है उसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक का एवोल्यूशन करें, मूल्यांकन करें, विशेषता बताएं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये द्रव्य रूपी मापदंड का उपयोग राष्ट्रीय आय को मापने के लिए करता है। अर्थात पीगू की परिभाषा में एक सामान्य मापदंड का, मुद्रा का प्रयोग राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किया गया है। उसने राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय की धारणा को सामान्य मापदंड के प्रयोग द्वारा निश्चित एवं व्यावहारिक बना दिया है, और जो मार्शल की परिभाषा है उसके दोषों को दूर करने का प्रयास किया है। हालांकि पीगू की परिभाषा सामान्य मापदंड का, मुद्रा का प्रयोग करती है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, लेकिन फिर भी ये आलोचनाओं से परे नहीं है। इसकी आलोचनाएं कुछ तथ्यों के आधार पर हम देख सकते हैं। जैसे फर्स्टली तो हम ये कहें कि इसमें समान प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं एक परिस्थिति में तो राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाती है अगर उनका मुद्रा में मूल्यांकन होता है, और दूसरी ही परिस्थिति में वह राष्ट्रीय आय से बाहर हो जाती है। तो ये जो उपेक्षा हो रही है ये उपेक्षा उपयुक्त नहीं है। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया नौकरानी की सेवा का, तो जब वो नौकरानी के रूप में सेवा दे रही है तब तो उसकी सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल हो रही है, लेकिन यदि उस नौकरानी से व्यक्ति शादी करके उसे अपनी पत्नी बना लेता है तो पत्नी के रूप में उसकी की गई सेवाओं को राष्ट्रीय आय में समावेश नहीं किया जाएगा। तो ये जो भेदभाव रूपी है आकलन है वो राष्ट्रीय आय के लिए उपयुक्त नहीं है। सेकंड है कि जिन देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली है, बार्टर सिस्टम है अभी भी, और मनी का प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पे ये परिभाषा उपयुक्त नहीं है। थर्ड है कि ये जो विचार है या ये जो परिभाषा है बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाती है, क्योंकि ये सिर्फ केवल मुद्रा के द्वारा की जो विनिमय की जा रही है वस्तुएं उसे ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करती है। और जिस प्रकार से लास्ट इसमें हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मार्शल की परिभाषा में अनेक वस्तुएं छूट गई है, वैसे ही इस परिभाषा में भी अनेक वस्तुएं छूट गई है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं जिनका मुद्रा द्वारा विनिमय नहीं किया जा सकता वो इसके क्राइटेरिया में नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसान ने स्वयं के उपभोग के लिए जो गेहूँ रख लिया, या फिर कोई व्यक्ति अपने उपभोग के लिए यानी अपने रहने के लिए जो मकान रखता है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता।
इन दोनों परिभाषाओं की जो हमने अभी स्टडी की, ये दोनों ही परिभाषाएं उत्पादन दृष्टिकोण पर, फर्स्टली तो देखिए ये दोनों परिभाषाएं उत्पादन दृष्टिकोण पर आधारित है, लेकिन जो मार्शल का दृष्टिकोण है वो विस्तृत दृष्टिकोण है, और दूसरा जो पीगू का दृष्टिकोण है वो मौद्रिक दृष्टिकोण है। लेकिन फिर भी अगर हम इनमें सिमिलरिटी की बात करें तो इन दोनों ही परिभाषाओं में कुछ समानताएं भी हैं। जैसे कि फर्स्टली तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर करते हैं, और दोनों ही उत्पादन दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। लेकिन अगर अंतर की बात करें तो अंतर यह है कि मार्शल शुद्ध सामूहिक उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जबकि पीगू की बात करें तो पीगू उत्पादन के केवल उसी भाग को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं जो मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। पीयू का दृष्टिकोण संकुचित दृष्टिकोण है, जबकि मार्शल का दृष्टिकोण काफ़ी व्यापक है। तो इन दोनों में ये कुछ अंतर और कुछ समानताएं हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि मार्शल और पीगू की परिभाषा, कि मार्शल और पीगू ने किस प्रकार से राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है और वो किन किन तथ्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रोफेसर फिशर है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है राष्ट्रीय आय की, अर्थात राष्ट्रीय आय को किस प्रकार से परिभाषित किया है, और इन तीनों परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा श्रेष्ठ है उसकी स्टडी भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।